मालूम चला कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया गया। एमजीआर देश और पार्टी से दूर थे। जयललिता उस वक्त तक राज्यसभा एमपी बन चुकी थी और पार्टी में प्रभावी भी थी। उधर एवीएम ने सोचा कि ये वक्त जयललिता को हाशिए पर पहुंचाने के लिहाज से उत्तम है। दिल्ली में राज्यसभा सेशन अटेंड करके लौट रही जयललिता को खबर लगी कि तमिलनाडु हाउस के वीआईपी रूम में उनके घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही पार्टी में डिप्टी मिनिस्टर की पोस्ट भी छीन ली गई है। घबराई जयललिता ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि एमजीआर अभी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर पार्टी के लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उस पार्टी को दूषित किया जा रहा है जिसे मैंने और एमजीआर ने मिलकर खड़ा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से राजनीति संरक्षण की मांग की। जयललिता की उम्मीद के विपरीत उनकी छवि इस प्रकरण से खराब हुई। अफवाह फैल गई कि एमजीआर को मानसिक रूप से बीमार करार देकर और कांग्रेस से अपनी नज़दीकियां बढ़ाकर जयललिता मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। पार्टी ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार से दूर कर दिया। राजीव गांधी को ये मालूम हुआ तो गठबंधन के साथी के तौर पर एवीएम पर दबाव बनाया गया कि जयललिता को कैंपेनिंग में शामिल कर लिया जाए। ऐसा ही हुआ। एमजीआर के अमेरिका में होने के बावजूद वो लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। जनता में जयललिता का रसूख बढ़ गया। एमजीआर की मनचाही हो नहीं रही थी। तय हुआ कि एक बार एमजीआर स्वदेश वापस आए तो जयललिता का पुख्ता इलाज किया जाएगा। करीब 2 महीने बाद तमिलनाडु लौटे एमजीआर को रिपोर्ट दी गई कि पीठ पीछे जयललिता ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार करार दिया था। एआईएडीएमके सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं। एमजीआर को एवीएम ने जैसे समझना चाहा था इस बार वैसे समझ लिया था। नतीजा यह हुआ कि एमजीआर जयललिता से मुलाकात करने से बचने लगे। उनके किसी करीबी को मंत्री नहीं बनाया गया। जयललिता को समझ आ गया कि उनके विरोधी इस खेल में बढ़त बना चुके हैं। जया ने चिट्ठी पत्री भी लिखी मगर जवाब नहीं आया। फिर किसी तरह एक दिन एमजीआर और जयललिता मिले। गिले शिकवे खत्म हुए। जयललिता की उनके पद पर बहाली हो गई। लग रहा था कि स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन तभी राजीव गांधी को जयललिता की लिखी एक चिट्ठी ने पूरा मामला बिगाड़ दिया। जया ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखते हुए एमजीआर की गिरती स्वास्थ्य के बारे में अपनी बात रखी थी और कहा था कि एमजीआर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जया को उनका उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। राजीव गांधी को ये बात बड़ी अटपटी लगी क्योंकि जया एमजीआर की करीबी थी, एक प्रख्यात तमिल फिल्म इंडस्ट्री स्टार थी। वो नाराज़ हो गए और उन्होंने ये बात एमजीआर को बता दी, जिसके बाद एमजीआर ने पार्टी के लोगों को जयललिता से मिलने तक के लिए मना कर दिया था। वो पार्टी से किनारे कर दी गई थी। जयललिता के लिए स्थिति अभी और बिगड़नी थी। उनके गुरु और राज्य के मुख्यमंत्री एमजीआर 24 दिसंबर 1987 को स्वर्गवासी हो गए। कड़े संघर्ष के बाद नेता विपक्षी बनी जयललिता के साथ असेंबली में हुई अभद्रता ने एक नया राजनीति मोड़ ले लिया। बिखरे बाल, उलझी साड़ी और रोती शक्ल खबरों के पन्ने पर आ गई। इसने आगामी चुनाव के लिए जयललिता के पक्ष में माहौल बना दिया। 1989 में राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में हो गई। कांग्रेस का गठबंधन जयललिता की पार्टी के साथ था। सहानुभूति की लहर चली तो केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस सत्ता में आ गई। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बड़ी पार्टी थी तो मुख्यमंत्री जयललिता बनी। 2 साल पहले असेंबली के बाहर जयललिता ने जो शपथ ली थी वो पूरी हुई। एक और कहा कांग्रेस के साथ तमिलनाडु सरकार का संतुलन बिगड़ रहा था, वहीं पार्टी में जी हुजूरी तेज हो रही थी। नेता अपने बाजू पर जयललिता के टैटू गुदवा रहे थे। जब तक जया का हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल न होता तब तक पार्टी के नेता सिर झुकाए खड़े रहते। असेंबली के स्पीकर से हाथ पट्टी मुथ्या जया के सामने अपनी कुर्सी तक पर नहीं बैठते थे। पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई जयललिता की बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी। उनके भाषणों में सिर्फ मैं और मेरा झलकने लगा था। अखबारों और मैगजीनों में जयललिता को कठोर शासक बताया जाने लगा। पार्टी के कार्यकर्ता न्यूज़ चैनलों की कवरेज से नाराज़ होकर तोड़फोड़ करने पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि असेंबली में जयललिता खुद न्यूज़ मैगजीन के एडिटरों के खिलाफ स्पीकर से कार्रवाई की मांग करने लगी। उनकी सख्ती का शिकार विपक्षी भी हुआ।
सार्वजनिक मंचों से सरकार की आलोचना करने पर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी आम बात हो गई थी, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। करुणानिधि के अच्छे दिन भी लौटे। विपक्ष में बैठी जयललिता पर करप्शन के आरोप लगे और उन्हें खुद जेल जाना पड़ा। तांसी केस जयललिता के गले की फांस बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2001 का चुनाव जीतने के बावजूद 4 महीने के भीतर उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी, मगर उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं थी। उनके समर्थक मानते थे कि अम्मा नहीं बल्कि करप्शन में उनके मंत्री लिप्त हैं। 2002 में फिर चुनाव हुए तो जयललिता ने अपनी लोकप्रियता का लोहा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर मनवा लिया। 2006 में वो चुनाव हारी, लेकिन 2011 में फिर से वापसी हुई। जयललिता तमिलनाडु की रियासत का वो नाम बन चुकी थी जिनके इर्द गिर्द राज्य की कहानी लिखी जाती थी। पूरा देश उनकी और करुणानिधि की पॉलिटिकल राइवरी का गवाह बन चुका था। 2016 में एक बड़ा हादसा दस्तक देने वाला था। तमिलनाडु से लेकर केंद्र तक अपनी पैठ जमा चुकी जयललिता के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चिर प्रतिद्वंदी करुणानिधि खराब तबीयत के कारण खुद को राजनीति से दूर रख चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि आने वाले दिनों में AIADMK और जयललिता का राज्य में एक छत्र राज होगा, मगर 4 दिसंबर 2016 को न्यूज़ चैनलों पर जयललिता की मौत की खबर फ्लैश हुई। दिल का दौरा पड़ने से जयललिता का देहांत हो गया था। जीवन भर हंगामों के बीच रही जयललिता की मौत भी हंगामा खेज थी। आरोप लगा कि उनकी सहेली शशिकला का हाथ है इस मौत में। 3 दशक से ज़्यादा समय तक तमिलनाडु की राजनीति पर राज करने वाली जयललिता का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनका कहना था कि उन्हें न तो फिल्मों से लगाव था और न ही राजनीति से। आज भी उनके देहांत के बाद तमिलनाडु की राजनीति जयललिता के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि जयललिता का जीवन परिचय आपको इस वीडियो में कैसा लगा, और जयललिता के बारे में यदि आप भी कुछ खबर रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।